हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। गाइज, आप सभी का स्वागत है मधुबनी एकेडमी पर। आज ये वेरी फर्स्ट सेशन होने वाला है पर्यावरण अध्ययन के ऊपर, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो ईवीएस पूछी जाती है, पर्यावरण अध्ययन पूछे जाते हैं, वो सीटेट के पर्यावरण से अलग होते हैं। क्योंकि सीटेट में जो पर्यावरण अध्ययन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटेट में जो पर्यावरण अध्ययन पूछे जाते हैं वो बिहार के अपने टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार टीईटी से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन को इस सेशन के ज़रिए 1 बाय 1 करवाने जा रहा हूं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड सारे के सारे सेशंस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा, पौधे। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। प्रत्येक पौधे के अपने विशेष लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, राइट। सामान्यतः पौधों को 2 समूहों में बांटा जाता है, पुष्पधारी पौधे और पुष्पविहीन पौधे। देखिए, पुष्पधारी पौधे कौन से होते हैं? पुष्पधारी पौधे वैसे पौधे जिनमें पुष्प लगती है, और पुष्पविहीन पौधे वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं पुष्पधारी पौधे। इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्तियाँ, फूल तथा फल होते हैं। पुष्पधारी पौधे को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पुष्प है और ये पुष्पधारी पौधे है, जो कि गुलाब का पौधा है, बहुत प्यारा सा फूल है। ओके, तो इसको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है वृक्ष। वृक्ष में जैसे आम, नीम, पीपल आदि, इन सारे के सारे पेड़ में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है झाड़ियाँ, जैसे गुलाब, गुड़हल आदि। ये सब भी किसके श्रेणी में आते हैं? तो पुष्पधारी पौधे के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है शाक। शाक सरसों, मूली, तुलसी आदि, ये भी पुष्पधारी पौधे के श्रेणी में आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। पुष्पविहीन पौधे वे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते हैं एवं जड़, तना, शाखा आदि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे शैवाल और कवक। आप लोगों को शैवाल दिख रहा होगा और ये कवक दिख रहा होगा। इसमें न तो जड़ है, न तना है, न शाखा है, कुछ भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये पुष्पविहीन पौधे होते हैं, इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक। अब पौधे के भाग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाग होता है जड़। जड़ें 2 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो मूसलाधार कौन सी होती है? इस प्रकार की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मूसला जड़ के प्रकार है। इस प्रकार की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है। यह ज़मीन के अंदर सीधे नीचे की ओर वृद्धि करती है। इस जड़ से अनेक शाखाएं निकलती है। आप लोगों को इसके जड़ जो डायरेक्ट सीधे नीचे की ओर गई है, उससे विभिन्न तरह के बहुत सारे शाखाएं निकलते हुए दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार के जड़ मूसला जड़ कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वन है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस साइड रेशेदार जड़। कुछ पौधे में मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है। इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। घास एवं छोटे पौधों में इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती है। आप लोगों को स्क्रीन में दाईं ओर दिख रहा होगा, नीचे की ओर ये यहाँ पर ये जो है रेशेदार जड़ के एक प्रकार है, ठीक। अब देखिए जड़ों के कार्य क्या सब होते हैं। जड़ों के कार्य: भूमि में मौजूद जल एवं खनिज लवण को संचित करना। सॉरी, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। उसके बाद पौधों को भूमि पर स्थिर बनाए रखने में भी जड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रहण जड़ों द्वारा पौधे करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका तना। ये तना सामान्यतः भूमि के ऊपर रहता है। इसमें गांठें होती है तथा इन्हीं गांठों से टहनियाँ निकलती है। यह पौधों का सबसे मजबूत भाग होता है। तना जैसे कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ है, ये हो गया आपका कोई पेड़ हो गया, यहाँ पर पत्ते सब लगे हुए हैं, ये हो गया इसका तना। ओके, और इसके नीचे जो है सो जड़ चला जाएगा।
तो ये जो होती है ना, ये तना है और इसी में से टहनियाँ सब निकल जाती है। तो ये हो गया तना। ओके, यह पौधों का सबसे मजबूत भाग होता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए तने का कार्य क्या होता है, पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। चूँकि पौधे इसी तने पर टिके होते हैं जिसमें पत्तियाँ लगती है, डालियाँ लगती है, शाखाएँ लगते हैं, तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है तना पौधों को। जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तथा फलों तक पहुंचाना तथा पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना भी तने का कार्य होता है। राइट, तो ये हो गई तने वाली बात। अब चलते हैं तने के प्रकार पर। देखिए तने का जो है सो प्रकार होता है, कुछ रूपांतरित तना उसमें से एक होता है। कुछ तने जमीन या जल की सतह से थोड़ा ऊपर या नीचे होते हैं, रूपांतरित तना कहलाते हैं। राइट, जैसे आलू, अदरक, प्याज, लहसुन आदि रूपांतरित तनों के उदाहरण है। यह तने भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर लहसुन, अदरक, आलू और प्याज हो गया, ये जो है ना सो इस प्रकार के, ये भी एक तना का ही प्रकार है जिसे रूपांतरित तना कहते हैं, और इसको भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण कर सकते हैं, संग्रहण के लिए इसको रख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्तियाँ। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जैसे आप लोगों को पत्ती दिखाई देती है, उसमें जो है ना सो हरे भाग जो होते हैं ना, चपटे हरे भाग, वही क्या कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। पत्तियों का हरा रंग उसमें हरे वर्णक के कारण होते हैं। इसको वर्णक को भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ओके, वर्णक को क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित कहा जाता है। हरी पत्तियां को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा और जल की आवश्यकता होती है। देखिए पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हो गया प्रकाश, दूसरा हवा, तीसरा जल। इन तीनों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के भोजन बनाते हैं पत्तियाँ। ओके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब पत्तियों के कार्य क्या सब होते हैं। पत्तियों के कार्य, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। ये जो दिख रहा है ये पत्तियां हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों द्वारा ही पौधों में शोषण क्रिया होती है। इन्हीं पत्तियों द्वारा पौधों में क्या होती है, तो शोषण की क्रिया होती है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुष्प। देखिए सभी पुष्प रंग, प्रकार एवं गंध में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे कि आप लोग अनुभव कर सकते हो। और यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये अलग टाइप का फूल है, इसी में ये अलग टाइप का फूल है और ये अलग टाइप का फूल है। इसमें जो है ना सो रंग में भिन्न है, प्रकार में भिन्न है इनसे ये, और गंध में भी भिन्न होंगे। ओके, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियाँ है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। अब देखिए इस चित्र में हम समझते हैं। सबसे ये जो है ये आपका ये वाला एरिया, ये एक पुष्प का कटा हुआ भाग है। राइट, और ये जो है ना ये स्त्री केसर, ये सीधा वाला भाग ये स्त्री केसर हो गया, और ये अंडाशय हो गया इसका। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचना होती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पुष्पों के कार्य क्या होते हैं। पुष्प पौधों की शोभा बढ़ाते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और यार ये पीले पीले पुष्प जो होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। राइट, पौधे के शोभा बढ़ाते हैं। यह फल और बीज उत्पन्न करते हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज भी उत्पन्न होते हैं। यह प्रजनन में सहायता करते हैं। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए फल जो होती है ना, ये विभिन्न प्रकार के पौधों के फलों का आकार, रंग एवं बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, बनाना का आकार अलग है, एप्पल का आकार अलग है,
ग्रेप्स का आकार अलग है, स्ट्रॉबेरी का आकार अलग है। तो ये सब जो है ना सो रंग एवं बनावट में, आकार में, सब में भिन्न होते हैं। फल फूल के अंडाशय भाग में बनते हैं। ये बात वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है सो अंडाशय है और यहीं पर क्या होते हैं, ये फल बनते हैं और वह वहीं से निकलते भी है इसमें। ओके, फल के कार्य, फल बीज की रक्षा करते हैं। फल जो है सो बीज की रक्षा करते हैं, उसके अंदर में जो फल के अंदर में होती है वो बीज सुरक्षित रहते हैं, बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। राइट, ये थी कुछ फल से रिलेटेड बातें। अब देखिए जंतु, हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है। यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को जीव जंतु के कुछ चित्र। राइट, अनेक प्रकार के जंतु शारीरिक रचना, स्वभाव, पोषण, आवास, उपयोगिता आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे सबसे लंबे में ले लीजिएगा तो आप जिराफ को ले सकते हैं, बड़े आकार की है तो हाथी है, उससे छोटे आकार की है तो लायन है, डियर है, बुफैलो है। ये सब क्या है, तो शारीरिक रचना, स्वभाव, पोषण, आवास, उपयोगिता आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। राइट, अब देखिए कोशिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक कोशिकीय जंतु, इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, आप लोगों को इसकी दिख रहा होगा, ये आपका जो है सो अमीबा है, ये अमीबा का चित्र है, ये पैरामीशियम है और ये यूग्लिना है। और ये जो है सो एक कोशिकीय जंतु है। राइट, अब देखिए यूग्लिना जो होती है, ये वाला यूग्लिना एक कोशिकीय एवं आत्मपोषी जंतु होती है। जनरली जंतु आत्मपोषी नहीं होते हैं, बट यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो एक कोशिकीय भी है और आत्मपोषी भी है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। राइट, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर। देखिए बहुकोशिकीय जंतु, इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जैसे हम मनुष्य हो गए, हिरन हो गया, ये टाइगर हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, लायन हो गया, डियर हो गया, बफेलो हो गया। ये सब क्या है, तो अनेक कोशिकाओं से निर्मित जंतु है। राइट, बहुकोशिकीय जिसको हम कह सकते हैं, बहुकोशिकीय जंतु। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए ये जो है सो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्ट हो गया और यहाँ से लगभग हर एक पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अंडयूज, अंडा देने वाले जंतु अंडयूज की श्रेणी में आते हैं, जैसे पक्षी, मेढक या छिपकली। जितने भी जंतु है ना हमारे संसार में जो अंडा देते हैं वो अंडयूज के अंतर्गत आ जाते हैं या फिर अंडयूज कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन है जरायुज। देखिए जरायुज, बच्चा देने वाले जंतु जरायुज कहलाते हैं, जैसे हाथी, मनुष्य आदि। जितने भी जंतु हैं संसार में जो बच्चा देते हैं वो जरायुज के नाम से पुकारे जाते हैं। अकशेरुकी, देखिए क्या होता है अकशेरुकी, इसमें हड्डियां नहीं होती। जैसे केचुआ, दीमक, बिच्छू, केकड़ा आदि। केचुआ, दीमक, बिच्छू और केकड़ा एक ऐसे जंतु है जिसमें हड्डियां नहीं होती, और जिनमें हड्डियां नहीं होती उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। राइट, अब देखिए कशेरुकी क्या होती है, जिनमें अस्थियां एवं उपास्थियां का बना कंकाल पाया जाता है, जैसे कुत्ता, मेढक, सर्प, पक्षी, गाय, मनुष्य आदि। इन सब में अस्थियां या फिर उपास्थियों का बना कंकाल पाया जाता है, यानी कि जिसमें हड्डियां पाई जाती है। जनरल भाषा में समझ सकते हैं आप, कशेरुकी कहलाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट वन है स्तनधारी जंतु। ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं वे बच्चा देते हैं, जैसे हाथी, गाय, हिरन, चूहा और मनुष्य। एक जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, और एक पॉइंट और था जो जिनके कान बाहर की ओर होते हैं वे बच्चा देते हैं, जैसे हाथी, गाय, हिरन, चूहा, मनुष्य आदि। ओके, अब जलीय जंतु देखिए, जल में पाए जाने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे मछली, तारा मछली आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। स्थलीय जंतु क्या होती है, देखिए ज़मीन पर पाए जाने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, इनका आवास स्थल होता है, जैसे मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर आदि। ये सब अपना आवास ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं रहने के लिए, ये स्थलीय जंतु कहलाते हैं। राइट, मरुस्थलीय जंतु देखिए क्या होती है,
जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है, अर्थात मरुस्थल में, जैसे ऊँट, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊँट को, विषैली छिपकली आदि, ये सब रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मरुस्थलीय जंतु कहते हैं। ओके, अब देखिए हमें जंतुओं से लाभ क्या सब होती है। शहद एवं मोम मधुमक्खी से प्राप्त होती है, रेशम कीट से प्राप्त होती है, ऊन भेड़, बकरी, ऊँट आदि से प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, अंडा गाय, भैंस, मुर्गी, मछली आदि से प्राप्त होती है, और चमड़ा जो है हिरन, भेड़, भैंस, बैल आदि से प्राप्त होती है। राइट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है बीटेट की दृष्टिकोण से, इसलिए एक भी क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, एक भी पॉइंट को। ओके, अब देखिए यातायात एवं भार हेतु प्रयोग होने वाले जंतु अब कौन सब है। जिन जंतुओं पर भार लादा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है या फिर यातायात के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे ऊँट हो गया, घोड़े हो गया, खच्चर हो गया, बैल हो गया। हमारे बीएसएफ के जवान देखिए यहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट से अपना यात्रा कर रहे हैं, तो इधर यहाँ पर घोड़ा गाड़ी लगा हुआ है। ये सब जो है ना यातायात हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अब सफाई करने वाले जंतु देखिए, चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया आदि, ये सब सफाई करने वाले जंतु है। सफाई करने वाले जंतु दैट मीन्स क्या, जो मरे हुए जानवर के जो अवशेष रहते हैं, जिससे गंदगी फैलती है, बैक्टीरिया निकलते हैं, उन सब चीज़ों को गिद्ध सब खा करके साफ़ कर देते हैं, इसीलिए इन्हें सफाई करने वाले जंतु भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बीटेट की दृष्टि से, इसी भी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब दवा प्रदान करने वाले जंतु देखिए, सूअर की चर्बी से भी दवा बनती है, शार्क एवं कार्ड मछली की तेल से दवा बनती है। पालतू जंतु जैसे गाय, भैंस, खरगोश आदि हो गए, ये पालतू जंतु हो गए। पहरा देने वाले जंतु जैसे कुत्ता हो गया। मनोरंजन करने वाले जंतु जैसे मुर्गे की लड़ाई, बंदर का नाच, भालू का नाच इत्यादि जो है सो मनोरंजन करने वाले जंतु है, और इसके लड़ाई से या फिर नाच से हम लोग मनोरंजन करते हैं। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, जिसे जनरली भाषा में हमारे मिथिलांचल में चाली या कुछ कहा जाता है। राइट, और वो लड़के लोग ना बंशी में लगा करके उनको और मछलियाँ पकड़ा करते हैं, वही केचुआ हुआ। और मानव संपत्ति एवं फसल को क्षति पहुंचाने वाले जंतु देखिए, दीमक हो गया, टिड्डा हो गया, चूहा हो गया, तोता हो गया और मछली हो गया। देखिए दीमक जो होती है ना, दीमक वो किसी अनाज में लग करके उसको खा जाती है, ख़राब कर देती है। टिड्डे खेत में फसल लगे होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। चूहा जो है सो धान जो लगी होती है फसल खेत में उनको काट करके बर्बाद कर देते हैं। तोते भी धान को नोच लेते हैं। ये सब क्या हो गए, तो मानव संपत्ति एवं फसल को क्षति पहुंचाने वाले जंतु हो गए थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए परिवार, व्यक्तिगत जन्म प्राकृतिक प्राणी के रूप में परिवार में होता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप है। त्याग, प्रेम, सहयोग, भाईचारा, सेवा भावना, अनुशासन, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन आदि की शिक्षा परिवार से ही प्राप्त होती है। जैसे हम लोग प्रेम, त्याग, सहयोग, भाईचारा, सेवा भावना आदि कहाँ सीखते हैं, तो परिवार में ही सीखते हैं। परिवार की विशेषताएं देखिए क्या होती है। सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, निवास स्थान, रक्त संबंध, नाम एवं वंशावली, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई आदि, ये सब हो गया परिवार की विशेषताएं। परिवार का वर्गीकरण देखिए कैसे किया गया है। आकार की दृष्टि से दो प्रकार के परिवार होते हैं, ये संयुक्त परिवार और एकल परिवार। आप लोगों को इस चित्र में देख रहा होगा, ये संयुक्त परिवार है और ये है एकल परिवार। ओके, संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जबकि एकल परिवार में क्या होता है, तो पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए क्या है। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल की भूमिका क्या होती है। आधुनिक शिक्षा में क्रिया
करके सीखना एवं खेल को विशेष महत्व दिया गया है। आधुनिक शिक्षा में ये तो है कि खेल के विधि से पढ़ाओ बच्चे को, ताकि वो खेलते हुए चीज़ों को समझ सकें। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहायता एवं सरलता से अर्जित कर लेते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कैसे बच्चे खेलते हुए चीज़ों को कर रहे हैं। इससे इसका फिजिकली एक्सरसाइज भी हो रहा है, वर्कआउट भी हो रहा है। अब नेक्स्ट में है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, अब आप लोगों को इसका रिप्लाई देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ए में है वायु, 2 में है सूर्य का प्रकाश, 3 में है जल, या फिर 4 में सभी। तो मैंने पढ़ाया था जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब आवश्यकता है, तो वायु, जल और सूर्य का प्रकाश तीनों आवश्यक जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के लघु रूप एकल परिवार में सम्मिलित होते हैं। परिवार के जो लघु रूप एकल परिवार होते हैं उसमें कौन सब सम्मिलित होते हैं? ओके, तो आप लोगों को रिप्लाई करना है, ये वीडियो को पॉज कर देना और फिर से आंसर देना, राइट। देखिए ए में है पति पत्नी, बी में है अविवाहित बच्चे, सी में है दादा दादी और डी में है ए और बी दोनों। सबसे पहले तो आप लोगों को रिमाइंड करना है कि क्या आपने पढ़ा था, ओके, एकल परिवार में अभी जस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, दादा दादी तो होगा नहीं, दादा दादी जब ही जुड़ेगा तो वो एकल परिवार नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों को संयुक्त परिवार, ओके। तो इसीलिए दादा दादी जब ये आ गया तो दादा दादी को साइड कर देना है, क्योंकि एकल परिवार की चर्चा हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे एकल परिवार के सदस्य होते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है? मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए इसका। ए में है कुत्ता, बी में है खरगोश, सी में है चूहा, डी में है बंदर। चलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बंदर का नाच हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, अकशेरुकी है या फिर स्तनधारी है? इसमें तो बहुकोशिकीय नहीं होगा, अकशेरुकी नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, स्तनधारी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय, ठीक। अब नेक्स्ट वन है आप लोगों का, निम्न में से किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है? तो टिड्डा, बी में चूहा, सी में दीमक या फिर डी में केचुआ। टिड्डा तो होगा नहीं क्योंकि फसल बर्बाद करता है, चूहा भी नहीं होगा, धान सबको काट देता है, और दीमक भी नहीं होगा, ये सब अनाज को बर्बाद कर देता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केचुआ, ओके, केचुआ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि केचुआ ही किसान के दोस्त कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है, क्यों होता है? धूप के कारण, पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो गाइस हमने पढ़ा था पर्णहरित के कारण ही वृक्ष के पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ किसान का मित्र है क्योंकि ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करता है, मिट्टी को खाता है, छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए केचुआ किसान का मित्र है। गाइज तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से नेक्स्ट 3 से 4 सेशन और होने वाले हैं आप लोगों के, 3 से 4 सेशन EVS के होंगे, जिसमें बिहार टेट के सारे EVS को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ताकि उसको भी हेल्प हो जाए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, टेक केयर गाइज।